टीवी सब इंजीनियर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन एवं उनका डिस्क्रिप्शन। इसका पहला क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, टीक्यूएम इंक्लूड्स। टीक्यूएम में सम्मिलित होता है, क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। टीक्यूएम में ग्राहक संतुष्टि और निरंतर सुधार सम्मिलित होता है। इसका डिस्क्रिप्शन जानेंगे। टीक्यूएम इंक्लूड्स द डिटरमाइनेशन ऑफ अ क्वालिटी पॉलिसी, क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी प्लानिंग एंड एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेजर्स। टीक्यूएम में जो इंक्लूड होता है उसमें होता है क्वालिटी पॉलिसी का डिटरमाइनेशन होता है, उसका क्रिएटिंग होता है, इम्प्लीमेंटिंग होता है क्वालिटी का प्लानिंग का, और उसका एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट को मेजर करने का काम होता है टीक्यूएम के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, मोलियर चार्ट इज प्लॉटेड बिटवीन। मोलियर चार्ट के बीच में आलेखित किया जाता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। मोलियर चार्ट के बीच में एंथैल्पी एंड एंट्रोपी को आलेखित किया जाता है। मोलियर चार्ट इज प्लॉटेड बिटवीन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। डिस्क्रिप्शन है इसका, मोलियर चार्ट इज प्लॉटेड बिटवीन एंथैल्पी एच एंड एंट्रोपी एस। मोलियर चार्ट में जो प्लॉट करते हैं, बनाते हैं, उसमें हम एंथैल्पी जो कि एस से डिनोट करते हैं वो लेते हैं, और एंट्रोपी जो कि एस से डिनोट करते हैं वो लेते हैं। सो द टरबाइन आउटपुट ऑन मोलियर डायग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एंड आइडियल कंडीशन। इसमें जो डायग्राम बताया गया है, ये मोलियर डायग्राम बताया गया है टरबाइन के आउटपुट रेंज के द्वारा। इसका डायग्राम मोलियर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। एक वर्टिकल दिया हुआ जो कि एंथैल्पी है एच, इसकी यूनिट होती है किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन, एंड एच की एंट्रोपी हॉरिजॉन्टल में दिया है वो है एस से डिनोटेड किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। तो इसमें हमको ये बताना मोलियर डायग्राम में क्या क्या प्लॉटेड करते हैं। तो इसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी को प्लॉटेड करते हैं, तो हम एंथैल्पी एंड एंट्रोपी को मार्क कर देंगे। इसका डायग्राम जो बनेगा वो हमारे पास में रहेगा। अगर हम टरबाइन के लिए बनाते हैं, टरबाइन आउटपुट के लिए, तो हमारे पास एन, और यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसमें वॉल्यूम जो डॉटेड लाइन है वॉल्यूम के लिए है, वॉल्यूम भी इक्वल सी, और टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है। तीन रेंज दी हुई है इसमें, टी इक्वल टू सी, टी इक्वल टू सी एंड टी इक्वल टू सी। टेम्परेचर जो है इसमें कांस्टेंट रहता है, इसी टाइप से प्रेशर भी इसमें कांस्टेंट रहता है। तो पी इक्वल टू सी, क्यू पी इक्वल टू सी, पी इक्वल टू सी। प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। एक्स इक्वल टू होता है 1, एक्स इक्वल टू होता है 0.9 एंड एक्स इक्वल टू होता है 0.8। तीन रेंज रहती है अलग अलग, तो एक्स की वैल्यू जो रहती है वो अलग अलग रहती है। इसमें मोलियर डायग्राम में हम हमेशा एंथैल्पी और एंट्रोपी को प्लॉट करते हैं। तो एंथैल्पी एच होता है जिसकी किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन इसकी यूनिट होती है, एंट्रोपी एस होता है जिसकी यूनिट किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन होती है। इसमें पूछा गया मोलियर चार्ट में क्या प्लॉट करते हैं, तो इसमें बता सकते हैं एंथैल्पी एंड एंट्रोपी को प्लॉट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप्स ऑफ लेंथ 800 मीटर, 1000 मीटर एंड डायमीटर 500 millimeter and 600 millimeter respectively are connected in series. If these pipes are to be replaced by a single pipe of length 1800 meter, then find its diameter. आपको इसमें एक डायग्राम न्यूमेरिकल दिया हुआ, न्यूमेरिकल हमारे पास दिया हुआ है। दो पाइप हैं जिनकी लंबाई है 800 mm एंड 1000 mm, मतलब L1 इक्वल टू 800 मीटर है और L2 इक्वल टू 1000 मीटर है। एंड इट्स के डायमीटर, इनकी जो डायमीटर है, मतलब D1 के डायमीटर है वो हमारे पास 500 mm है, और D2 के जो डायमीटर है वो 600 mm है। और कनेक्टेड सीरीज, इनको सीरीज कनेक्ट में इसको जोड़ा गया है। अगर हम इसकी जगह पर एक पाइप, सिंगल पाइप ले लेते हैं जिसकी लंबाई, टोटल लंबाई रहेगी 1800 मीटर, तो इसका हमको डायमीटर निकालना है। डायमीटर कैसे निकालेंगे? डायमीटर को देखते हैं। इसका जो डायमीटर है सिंगल के लिए अगर 1800 पाइप, अगर हम दो पाइप को लगाते हैं, एक 800 मीटर, एक 1000 मीटर, तो 1800 मीटर लंबाई हो जाएगी। उसका डायमीटर 500 mm और 600 mm दिया हुआ है। उसको अगर सीरीज कंडीशन में कनेक्ट करेंगे, अगर उसकी जगह पर एक पाइप सिंगल लेते हैं जिसकी लंबाई है 1800 मीटर, तो उसकी डायमीटर क्या होगी उसको बताना है। इसमें ये दिया हुआ दो नलिकाएं जिनकी लंबाई क्रमशः 800 मीटर एंड 1000 मीटर, और व्यास इसके 500 मीटर और मिलीमीटर और 600 मिलीमीटर है। श्रेणी संयोजित है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है एक के साथ एक में। इन नलिकाओं को 1800 मीटर लंबाई की एकल नलिका में प्रतिस्थापित किया जाना है, तो इसकी लंबाई, इसका व्यास क्या होगा? इसका आंसर रहेगा हमारे पास 0.54 मीटर।
इसको कैसे आया इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने ये सॉल्व किया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सिंगल लेंथ है, सिंगल पाइप है, उसकी लंबाई 1800 मीटर है। पहले पाइप की लंबाई थी L1 इक्वल टू 800 मीटर। L2 सेकेंड वाले पाइप की लेंथ थी 1000 मीटर, तो 1000 मीटर L2। इसी टाइप से जो पहले का व्यास दिया था D1 इक्वल टू दिया था 500 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0.5 मीटर हो गया। और D2 इक्वल टू हमारे पास दिया है, सेकंड वाले पाइप की जो डायमीटर है वो 600 mm है। इसका अगर मीटर में चेंज करेंगे मिलीमीटर को तो 0.6 मीटर हो जाएगा। अब सिंगल वाले पाइप का हमको डायमीटर निकालना है, व्यास निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ये फार्मूला हमारे पास जो दिया हुआ है इस फार्मूले का इसमें यूज होगा। ये फार्मूला होता है LE/DE/5 इक्वल टू L1/D1/5 प्लस L2/D2/5। ये होता है फार्मूला। तो इसके लिए हम लगाएंगे तो LE/DE/5, जहां पर ये सिंगल के लिए लगाया हुआ है, ये 1 के लिए लगाया हुआ है, ये 2 के लिए लगाया है। 1 के लिए लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा L1/D1/5, ये वाला लगाना है। और अगर सेकंड के लिए लगाना तो हो जाएगा L2/D2/5। और ये इसमें ये आपको ये दिए हुए हैं, इस टाइप से ये फार्मूला लगाना है। इसमें वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास L1 हमारे पास यहाँ पर 800 है, तो L1 की जगह पे यहाँ 800 रख दिया। D1 हमारे पास 0.5 तो 0.5 रख दिया। L2 1000 है, 1000 पुट कर दिए। और D2 हमारे पास 600 है तो 0.6 कर दिया, अब 0.6। इसको अगर हमने सॉल्व किया हुआ है 800/0.5, इसका आ जाएगा 25,600। 1000/0.6/5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12,860.083 आ जाए 823 आ जाएगा। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 38,460 38,460.0823 आ जाएगा। ये भी लेंथ दी हुई है, तो इसको हमने यहाँ पुट कर दिया एल की जगह पर, यहाँ पर तो आ जाएगा 1800/DE/5। इसको DE/5 निकालने को वो व्यास निकालना है, तो हमारे पास क्या करेंगे, इसके डिवाइड पहुंचा देंगे ये चीज, तो आ जाएगा DE इक्वल टू /5 इक्वल टू आ जाएगा 1800/38,460.0823 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.0468। अगर इसका 5 हटाएंगे तो इसका आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो 0.54 मीटर आ जाएगा ये सिंगल पाइप के व्यास। D इक्वल टू आएगा 0.54 मीटर। इस टाइप इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कैड और कैम एक्सेप्ट फॉर। निम्नलिखित में से इसको छोड़ करके अन्य कैड या कैम के लाभ हैं, तो किसको छोड़ करके, इसका आंसर है ये ए वाला, इसका करेक्ट आंसर है इजी कोलैबोरेशन इन डिपार्टमेंट एंड बिटवीन कंपनीज। विभाग और कंपनियों के बीच आसान सहयोग करना, ये इसका काम नहीं है कैड कैम के। बाकी जो हमारे पास इसके लाभ है इसके दिए हुए हैं। लाभ दिए हुए हमारे पास क्या, फर्स्ट इसमें ये इसका करेक्ट है, स्टोरेज स्पेस इन रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंट, स्टोरेज के लिए कम जगह होती है। सेकंड है कैन बी सिमुलेटेड टू गेट आ रियलिस्टिक पिक्चर, एक वास्तविकता के निकट तस्वीर पाने के लिए सिमुलेट किया जा सकता है। और इसको क्या हो, हाई इनिशियल कॉस्ट, उच्च प्रारंभिक लागत से भी शुरू कर दिया जा सकता है। तो ये कैड या कैम के लाभ बताएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको हम लगा देंगे इजी कोलेब्रेशन एंड डिपार्टमेंट एंड बिटवीन कंपनीज, विभाग और कंपनियों के बीच आसान सहयोग, ये नहीं होता इसलिए इसका। इसमें हमारे पास एडवांटेज ऑफ कैड या कैम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट एडवांटेज है इजी कोलेबोरेशन इन डिपार्टमेंट एंड बिटवीन कंपनीज। सेकंड है कैन बी सिमुलेटेड टू गेट रियलिस्टिक पिक्चर। थर्ड है स्टोरेज स्पेस इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। फोर्थ है इम्प्रूव्ड इंजीनियर प्रोडक्टिविटी। फिफ्थ है शॉर्टर लीड टाइम। फिर है मिनिमाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन एरर्स। फिर हाई इनिशियल कॉस्ट इज नॉट एडवांटेज ऑफ कैड और कैम। कोलेबोरेशन जो होता है डिपार्टमेंट का और कंपनीज का वो आसान होता है। इसको रियलिस्टिक पिक्चर होती है उसको सिमुलेट करना आसान होता है। स्टोरेज स्पेस जो होता है उसको कम कर सकते हैं इसमें। इंप्रूवमेंट इंजीनियरिंग का प्रोडक्टिविटी का भी बढ़ सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। लीड टाइम कम हो सकता है। और मिनिमाइज जो होता है ट्रांसक्रिप्शन एरर इसमें कम से कम एरर आ सकता है। फिर हाई इनिशियल कॉस्ट इज नॉट एडवांटेज ऑफ कैड और कैम। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका एडवांटेज ऑफ कैड और कैम के बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्लाज्मा आर कटिंग PSC एक्सेप्ट फॉर।
प्लाज्मा आर कटिंग पीएससी के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य हैं एक को छोड़ करके। इसमें सभी सही हैं, सिर्फ एक बस गलत है। इसमें गलत कौन सा है वो हम देखेंगे। सी पॉइंट इसका गलत है, जो कि इसमें ये दिया हुआ है पीएससी कैन नॉट बी यूज्ड टू कट द मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड बाय ऑर्डिनरी मेथड्स लाइक ऑक्सी फ्यूल कटिंग। पीएससी जो होता है, पीएससी का उपयोग उन सामग्रियों को काटने के लिए नहीं किया जा सकता जिन्हें ऑक्सी फ्यूल कटिंग जैसे सामान्य तरीकों से काटा नहीं जा सकता। ये इसका ये इसमें अप्लाई नहीं होता, बाकी के जो बचे हुए वो अप्लाई होते हैं। पीएससी का जो एडवांटेज है वो क्या है, इसका पहला आ जाएगा हमारे पास ये सोर्सेज ऑफ हीट जनरेशन इन पीएससी इज रिकमेंड कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू एटम्स एंड और रिकॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इनटू मॉलिक्यूल्स। पीएससी में ऊष्मा संतति के स्रोत परमाणुओं में आयनों और इलेक्ट्रॉनों का पुनः संयोजन है और परमाणुओं में अणुओं का पुनः संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ कॉर्क वेइंग 4 किलोग्राम फ्लोट्स इन वाटर with 60% of its volume under the liquid determine the specific gravity of cork। 6 किलोग्राम वजन वाला का कॉर्क का एक टुकड़ा तरल के बीच नीचे 60% मात्रा के साथ पानी में तैरता है। कॉर्क का विशिष्ट ऊष्मा गुरुत्वाकर्षण निर्धारित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6। ये कैसे है इसको देखेंगे। ये इसमें डायग्राम बनाया हुआ है कॉर्क का, ये कॉर्क का डायग्राम है। कॉर्क का डायग्राम है हमारे पास इसका 0.4 भी हो जाएगा, या 0.6 भी हो जाएगा। क्योंकि 0.6 भी इसलिए हो जाएगा क्योंकि 60% डूबा हुआ है, 40% से बाहर निकला हुआ है। डब्लू मास इसमें दिया है 6 किलोग्राम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो लेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉर्क भी। अगर हम इसमें टोटल वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करें तो टोटल कॉर्क का टोटल वॉल्यूम जो होगा वो हम कंसिडर करेंगे वी के बराबर। वॉल्यूम ऑफ कॉर्क इमर्ज्ड, कॉर्क अगर इमर्ज्ड करेंगे इसको सबमिट करने के लिए, उसको फिल करने के लिए, तो वी एफ इक्वल टू होता है वी इंटू 60/100 इक्वल टू 0.6। जो डूबा हुआ भाग है, हिस्सा है, डूबा हुआ जो भाग है वो हमारे पास 60% है, इसलिए हमारे पास इसका वॉल्यूम निकालेंगे इमर्ज्ड वॉल्यूम, मतलब डूबे हुए वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ कॉर्क इमर्ज्ड तो वी एफ इक्वल टू वी इंटू 60/100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.6 वी के बराबर। एंड द वॉल्यूम ऑफ कॉर्क ओवर द लिक्विड, जो लिक्विड से बाहर है हिस्सा तो कितना है 40%। अगर उसका निकालेंगे तो आ जाएगा v इंटू 40/100, तो आ जाएगा 0.4 v। ये मैंने इसलिए निकाला है कि ये 60% दिया था हमारे पास, 60% डूबा हुआ है और 40% बाहर निकला हुआ है। 40% के लिए हमने 40/100 कर दिया, 60% 60/100 कर दिया, तो 0.6 भी आ गया वी एफ, और एक सेकंड आ गया जो उसके लिक्विड में जो बाहर निकला हुआ वो आ गया 0.4 वी। वी इक्वल टू होता है फ्लोटिंग आप जो बॉडी होती है उसके बराबर, तो हमारे पास एफ वी हो जाएगा। वी मतलब एम इंटू जी इक्वल टू इसका जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा पी रो एफ इंटू वी एफ इंटू जी। तो रो वी और जी फार्मूला होता है इसमें, तो हमारे पास एफ से नोट कर रहे हैं, फ्लोटिंग के लिए बता रहे हैं, तो मास इंटू ग्रेविटी इक्वल टू रो एफ प्लस वी इंटू वी एफ इंटू जी। वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास जी से जी तो पहले कैंसिल कर देंगे यहाँ से यहाँ, हमारे पास बचेगा एम इंटू रो एफ इंटू वी एफ। तो एम की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 6, रो एफ हमारे पास 1000 दिया हुआ है इसकी डेंसिटी, और इसका जो ये दिया है तो 0.6 आ जाएगा रो एफ की वैल्यू। ये हमारे पास वी एफ ये दिया हुआ है, इससे हम रख देंगे यहाँ पर, तो 0.6 भी आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें, इसको अगर पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 6/100 इंटू रो के बराबर आ जाएगा। फिर मास निकालना है, तो नाउ मास निकालने का फार्मूला था m इक्वल टू रो इंटू वी, मतलब v इंटू रो हो जाएगा। तो हमारे पास v की वैल्यू रख देंगे हमारे पास यहाँ से, ये v की वैल्यू है तो यहाँ पर हम यहाँ पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 6 इक्वल टू 6/100। मास हमारे पास 6 दिया तो 6 रख दिया, इक्वल टू 6/100 इंटू रो इक्वल टू आसानी से निकाल लेंगे 600 आ जाएगा। अब इसमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉर्क, कॉर्क का रिलेटिव डेंसिटी निकाला तो डेंसिटी ऑफ कॉर्क अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, कॉर्क का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी रखें, तो डेंसिटी ऑफ कॉर्क का डेंसिटी है 600 आया, और वाटर का डेंसिटी हमारे पास दिया हुआ 1000। सॉल्व करेगा आ जाएगा 0.6, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6। इस तरीके से हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉर्क निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो एंड नॉट गो गेजेस मस्ट फुलफिल प्रिंसिपल। गो एंड नॉट गो गेज को
किस सिद्धांत द्वारा आवश्यक पूर्ण करना चाहिए? इसका आंसर टेलर्स प्रिंसिपल के द्वारा। गो एंड नॉट गो गेजेस मस्ट फुलफिल टेलर्स प्रिंसिपल। डिस्क्रिप्शन इसका, गो एंड नॉट गो गेजेस मस्ट फुलफिल टेलर्स प्रिंसिपल। जॉन जॉनसन microcator is a mechanical comparator used to obtain magnification of the difference in length as compared to a standard. Johnson microcator, also be called as twisted strip comparator. It is also known as Abramson comparator. गो एंड नॉट गो गेजेस का जो यूज होता है, फुलफिल होता है, वो टेलर्स प्रिंसिपल के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जॉनसन माइक्रोकेटर ने मैकेनिकल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उसमें हम लेंथ का और स्टैंडर्ड लेंथ के बीच में कंपेयर निकाला था, डिफरेंस निकाला था। जॉनसन माइक्रोकेटर ने ट्विस्ट जो स्ट्रिप कंपेरेटर होता है उसके लिए उसको ट्विस्ट किया था, जिसके द्वारा इसमें एमरेशन कंपेरेटर का इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FRP इज यूज्ड इन ऑल द फॉलोइंग एप्लीकेशन एक्सेप्ट फॉर। FRP का उपयोग नीचे दिए गए सभी अनुप्रयोगों को में किया जाता है, एक को छोड़कर। सब में किया जाता है FRP का इस्तेमाल, सिर्फ एक को छोड़कर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कटिंग टूल्स के लिए, काटने के उपकरणों के लिए। FRP का उपयोग कटिंग टूल्स के लिए नहीं किया जाता, बाकी सभी कार्य के लिए किया जाता है। तो हमारे पास इसमें आ जाए FRP का उपयोग हम कोई भी उपकरण को काटने के लिए बस नहीं करते हैं, तो ये हमारे पास गलत आ जाएगा, तो इसको हम लगा देंगे। बाकी हमारे पास प्रोसेसिंग ऑफ वेट और ड्राई गैसेज, गीली या सूखी गैस को प्रसंस्करण में भी करते हैं इसका इस्तेमाल। कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल स्टोरेज टैंक, रसायन भंडारण टैंक निर्माण में किया जाता है। रिन्यूअल ऑफ कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्मित सुविधाओं में बुनियादी ढांचे को नवीकरण करने में भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें FRP का यूज्ड फॉर, कहाँ इस्तेमाल होती है FRP का? प्रोसेस ऑफ वेट और ड्राई गैसेज, वेट और ड्राई गैसेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल स्टोरेज टैंक के लिए इस्तेमाल होता है। रिन्यूअल ऑफ कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है। FRP इज नॉट यूज फॉर कटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। FRP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। FRP का मतलब होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेपर मशीन इज डिफाइंड बाय, एक सेपर मशीन को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर है स्ट्रोक की लंबाई के द्वारा, स्ट्रोक लेंथ के द्वारा। अ सेपर मशीन इज डिफाइंड बाय स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ के द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है। इसमें आ जाएगा अ सेपर मशीन इज डिफाइंड बाय स्ट्रोक लेंथ, सेपर मशीन को स्ट्रोक लेंथ के द्वारा डिफाइन किया जाता है। इसमें आ जाएगा द साइज ऑफ सेपर इज स्पेसिफाइड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रोक, सेपर का जो लेंथ साइज होती है वो लेंथ ऑफ स्ट्रोक को स्पेसिफाई करता है। सेकंड, इसमें स्ट्रोक लेंथ इज रेगुलेटेड थ्रू स्ट्रोक एडजस्टमेंट स्क्रू, स्ट्रोक लेंथ को हम स्ट्रोक एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा रेगुलेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शियर प्लेन एंगल इज गिवन बाय, शियर प्लेन अपरूपक समतल कोण निम्न द्वारा दिखाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ये, जो शियर प्लेन एंगल होता है उसका फार्मूला होता है tan phi इक्वल टू गामा टी कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस गामा टी साइन अल्फा। ये होता है शियर प्लेन एंगल का फार्मूला। अगर शियर प्लेन एंगल का फार्मूला आता है तो हो जाएगा tan phi इक्वल टू गामा टी कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस गामा टी कॉस अल्फा। इसको डिस्क्रिप्शन में जानेंगे। जो शियर प्लेन एंगल इज गिवन बाय tan phi इक्वल टू गामा कॉस, यहाँ कॉस आ जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस गामा टी साइन अल्फा, जहां पर फाई होता है साइन एंगल के बराबर, फाई इक्वल टू होता है साइन एंगल, और गामा टी होता है चिप रेशो, अल्फा होता है रेक एंगल। इस टाइप से हम शियर प्लेन एंगल